हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आइए आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त पर बात करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे अ, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आपसे डिटेल में बात कर चुका हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मेहरौली के आयरन पिलर पर और फाहियान पर जो चीनी ट्रेवलर्स था, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके पहले जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे उन पर वीडियो मैं कंप्लीट करना चाहता था, तो इसलिए मैं उसी सीरीज में कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंद गुप्त पर एक वीडियो आपके सामने आज लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में भी मैंने ज्यादा फोकस किया है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है गुप्त डायनेस्टी का, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त को लेकर के। इनके अभिलेख जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कुमार गुप्त फर्स्ट के, स्कंदगुप्त के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनसे हमें पूरी जानकारी मिलती है, फुल्ली सोर्सेस हैं वो इंस्क्रिप्शंस कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में। चाहे वो पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हो, चाहे वो हूणों का पहला आक्रमण हो भारत पर, और चाहे वो सुदर्शन लेक के रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, ये सारी जानकारी, चाहे वो गुप्त साम्राज्य के गुप्त संवत पर बात हो, उन सब की जानकारी हमें कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त के अभिलेखों से होती है। तो इसलिए मैंने उस इम्पोर्टेंट पार्ट को, इंस्क्रिप्शंस के पार्ट को, इस वीडियो में मैंने कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त के चैप्टर में इनके इंस्क्रिप्शन को डिटेल्स में, इंस्क्रिप्शन कहाँ पर हैं, उनमें क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैंने उन पर आपसे बात की है। तो मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरे वीडियो से जो भी आपके काम की चीजें हों, जो फैक्ट हों, उनको आप अलग से नोट करें। आप एप्लीकेंट्स हों, आप कंपटीशन के, सिविल सर्विस कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट हों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। और अगर इतिहास में रुचि रखने वाले मेरे मित्र हों, मेरे अपने लोग जो इतिहास में बहुत रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए मैं बात करता हूँ आपसे कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंद गुप्त पर। देखिए, जैसे यहाँ पर डेट मैंने दे रखी है, कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंद गुप्त, ये गुप्त साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक में ग्रेट गुप्ताज में इनकी गिनती है। और यहाँ पर जो ये डेट है, ये 415 टू 467 एडी, 415 से 467 ईस्वी की ये डेट है। ये दोनों का कुमार गुप्त की शुरुआत और स्कंद गुप्त के अंत की डेट है। आगे वीडियो में इनकी दोनों की अलग अलग डेट भी मैंने दे रखी है। आप स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपको एक कॉइन ये बना हुआ है, फिगर है कॉइन का। ये पूरा ये कॉइन ऑफ कुमार गुप्त, कुमार गुप्ताज कॉइन है ये, कुमार गुप्त का एक सिक्का है ये, आप देखें। और इसमें आपको दिख रहा है कि एक चीते को व्याघ्र का हनन करते हुए ये फिगर है, बाघ को मारते हुए। इसलिए कहा जाता है कि कुमार गुप्त को व्याघ्र बल पराक्रम भी कहा गया है, और सिक्कों में लिखा मिलता है। दूसरे तरफ देखें कि सिक्का है ये, एक कॉइन है स्कंद गुप्त का, जो कुमार गुप्त का बेटा था स्कंद गुप्त, उसका एक सिक्का है। यहाँ पर भी इस सिक्के में एक फिगर है जो धनुष लिए हुए, ये जो एक आर्चर है, ये धनुष लिए हुए धनुषधारी प्रकार का एक सिक्का है, कहा जाता है कि स्कंदगुप्त का है। बीच में देखें आप, ये एक पार्ट है, मैप है, ये फिगर मैप का फिगर है। उस समय जितने गुप्ता एम्पायर के टाइम के जो कंटेम्प्रेरी, जो निबोरिंग किंगडम्स थे, जो पड़ोसी राज्य थे, चाहे वो यहाँ पर ये देखें आप, जो भी पड़ोसी राज्य है, इन सब का अलग अलग एक मैप में अलग अलग एक चार्ट, एक फिगर दे करके अलग अलग दिखाया गया है। अलग अलग एंगल से इनको दिखाया गया कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में इतना साम्राज्य था केवल गुप्त राज्य में, और समुद्रगुप्त के टाइम में आकर के ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा समुद्रगुप्त के टाइम में पूरा बढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में इस पर बताया था। और यहाँ पर ये सौराष्ट्र का ये पूरा एरिया, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। बाकी जो आप देख रहे हैं कि जो पड़ोसी राज्य है, वो सब चंद्रगुप्त सेकंड तक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के अंडर में, उनके निगोरिंग किंगडम थे और उनके अंडर में राज्य करते थे। चलिए आइए बात करते हैं आगे इस वीडियो में। कुमार गुप्त फर्स्ट, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इनकी अलग अलग डेट भी मैंने दे रखी है। कुमार गुप्त फर्स्ट की डेट देखें, यह है 415 से 455 ईस्वी, 415 टू 455 ईस्वी। अर्ली लाइफ चंद्रगुप्त का, सॉरी, कुमार गुप्त फर्स्ट का जो प्रारंभिक जीवन है, इसके बारे में देखें। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त फर्स्ट
ascended the throne of empire। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कहा जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट ने गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। He was चंद्रगुप्ता's eldest son born to his wife ध्रुव देवी। कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त का बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न ध्रुव देवी से पैदा हुआ था। यानी चंद्रगुप्त की कुमारगुप्त की माँ का नाम ध्रुव देवी था और कहा जाता है कि वही ध्रुव देवी हैं, ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी हैं, जिन्होंने जो रामगुप्त की पत्नी थी। और पिछले वीडियो मैंने बताया था आपसे कि रामगुप्त का भी एक पार्ट है और रामगुप्त को अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार करके चंद्रगुप्त ने राजगद्दी ले ली थी और ध्रुव देवी से फिर अपनी भाभी से विवाह कर लिया था। कहने इसके पीछे शकों का राज्य था और शक शासक का एक दबाव था और ये काम धोखे से हुआ। इस पर इतिहासकारों का अपना रिसर्च है और रिसर्च में ये बात निकल के आ रही है कि जैसे पिछली वीडियो आपसे बात किया था कि रामगुप्त भी कुछ टाइम के लिए रामगुप्त ने राज्य किया था गुप्त साम्राज्य पर और मैंने आपसे कहा था कि रामगुप्त पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपके सामने आएगा। कुमारगुप्त रूल्ड फॉर अ टोटल ऑफ 40 ईयर्स। कुमारगुप्त ने पूरे 40 साल तक राज्य किया। आगे देखें रिसोर्सेज क्या है, साधन क्या है, पढ़ने के सोर्सेज क्या है और इन्हीं रिसोर्सेज में जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंस्क्रिप्शंस पर बात करूंगा, यहाँ पर देखें आप। A total of 18 inscriptions of कुमारगुप्त फर्स्ट have been found so far। कुमारगुप्त के 18 अभिलेख मिले हैं और कहा जाता है कि पूरे गुप्त साम्राज्य के शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख इंस्क्रिप्शंस कुमारगुप्त फर्स्ट के ही मिले हैं। 18 आप ध्यान दें। इसमें है बिलसद बिलसद अभिलेख। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है। बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट का है। दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द रेन ऑफ कुमारगुप्त। ये कुमारगुप्त के शासन का पहला अभिलेख है। बिलसद इज लोकेटेड इन एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ये लोकेटेड कहाँ पर है ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन दिस वी फाइंड द जीनियोलॉजी ऑफ द गुप्ताज टिल कुमारगुप्त फर्स्ट। और इस अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट तक की गुप्त राज्य की वंशावली मिलती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। Find the genealogy of the Guptas till कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट तक की वंशावली इस अभिलेख से मिलती है, बिलसद अभिलेख से, जो कि कुमारगुप्त फर्स्ट का है। नेक्स्ट, 2 inscriptions of गढ़वा के 2 अभिलेख। 2 inscriptions of कुमारगुप्ता have been found from गढ़वा situated to इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये गढ़वा इलाहाबाद जिले में है और यहाँ से कुमारगुप्त फर्स्ट के 2 अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट देखिए मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर वाज लोकेटेड इन एंशिएंट मालवा दशपुर। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था जिसे आज दशपुर कहा जाता है, इसे दशपुर भी कहा जाता था। व्हिच वाज रिटन बाय वत्स भट्टी। ये अभिलेख मंदसौर इंस्क्रिप्शन वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया था। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो कि संस्कृत का एक महान विद्वान था। इट आल्सो मेंशंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सूर्य मंदिर। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के बनवाए जाने का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, गुप्ता शासन काल में कुमारगुप्त के समय में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था और इस सूर्य मंदिर के निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मंदसौर इंस्क्रिप्शन में है, जो कि वत्स भट्टी द्वारा लिखाया गया है। नेक्स्ट है करमदंडा इंस्क्रिप्शन। करमदंडा इज लोकेटेड इन फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद में स्थित है, फैजाबाद जिले में है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में करमदंडा इंस्क्रिप्शन। मनकुंवर इंस्क्रिप्शन, मनकुंवर इज लोकेटेड इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। मनकुंवर इलाहाबाद जिले में है। और अभिलेखों में कुमारगुप्त के देखें मथुरा, उदयगिरी के तुमैन, एमपी में तुमैन अभिलेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, मथुरा का अभिलेख, सांची का अभिलेख, सांची इंस्क्रिप्शन, तुमैन, उदयगिरी केव, मथुरा, बंगाल कॉपर प्लेट। बंगाल से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें 3 जगह प्रमुख हैं, एक धनदय, दामोदरपुर और वैग्राम। यहाँ से कुमारगुप्त कालीन कॉपर प्लेट ताम्रपत्र भी मिले हैं। सिक्कों की बात करें, कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ कुमारगुप्त आर फाउंड फ्रॉम एरिया वेस्टर्न इंडिया। भारत के पश्चिम भारत में कुमारगुप्त के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर्स। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कुमारगुप्त ने बहुत से नए प्रकार के सिक्के चलाए, नए प्रकार के गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के चलाए। ऑन द फ्रंट ऑफ वन टाइप ऑफ कॉइन, इसके सिक्के के फर्स्ट साइड में
फ्रंट साइड में द फिगर ऑफ द किंग फीडिंग अ पीकॉक इज इनग्रेव। एक मयूर को, किंग फीडिंग अ पीकॉक, एक मयूर को खिलाते हुए कुमार गुप्त का चित्र बना हुआ है। एंड ऑन द बैक साइड, और इसके पीछे साइड में द फिगर ऑफ कार्तिकेय सिटिंग ऑन अ पीकॉक इज इनग्रेव। और इसके पीछे की तरफ, सिक्के के पीछे की तरफ पीकॉक पर, मोर पर बैठे हुए, मयूर पर बैठे हुए कार्तिकेय का चित्र बना हुआ है। यानी सिक्के के, गोल्ड कॉइन के एक तरफ मयूर को खिलाते हुए राजा का चित्र है और दूसरी तरफ मयूर पर बैठे हुए भगवान कार्तिकेय का चित्र बना हुआ है। ये नए टाइप के सिक्के जो चलाया था कुमार गुप्त ने, उनका एक फिगर है। देखिए, कार्तिकेय सिटिंग ऑन अ पीकॉक, फिगर बैक साइड, और किंग फीडिंग अ पीकॉक, राजा का मयूर को खिलाते हुए, चुगाते हुए, दाना चुगाते हुए, उसका एक चित्र है। ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कॉइन्स केम इनटू सर्कुलेशन इन सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड। और कहा जाता है कि इसी समय मध्य भारत में, सबसे पहले इसी समय मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। चांदी के सिक्के कुमारगुप्त के शासनकाल में ही मध्य भारत में सबसे पहले चलाए गए थे। ऑन दीज कॉइन्स द फिगर ऑफ पीकॉक इज इनग्रेव्ड इंस्टेड ऑफ गरुड़। और पहली बार कुमारगुप्त के सिक्कों में गरुड़ के स्थान पर, जो गुप्तराज चिन्ह था, उस गरुड़ पक्षी के स्थान पर पीकॉक का फिगर मिला है, मयूर का चित्र मिला है। गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र बनने लगा था। ये आप देखें, इंपॉर्टेंट है। द फिगर ऑफ अ पीकॉक इज इनग्रेव्ड इंस्टेड ऑफ गरुड़। गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र बनने लगा था कुमारगुप्त के शासनकाल में गोल्ड कॉइन्स पर। अचीवमेंट्स, उपलब्धियां देखिए कुमारगुप्त की। We do not get any information about his military achievements from inscriptions or coins. बड़ी बात ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त के किसी भी सिक्के और अभिलेख से उसके सैन्य उपलब्धियों की जानकारी नहीं मिलती है। उसके सैन्य उपलब्धियां, मिलिट्री अचीवमेंट्स की कोई जानकारी नहीं मिलती है। Some of his coins have the title व्याघ्र बल पराक्रमः। Some of his coins, कुछ सिक्कों पर उसकी उपाधि मिलती है क्या? व्याघ्र बल पराक्रम। व्याघ्र जैसे बल पर भी पराक्रम सिद्ध करने वाला। अब ये उपाधि, इतनी बड़ी टाइटल किस विजय के उपलक्ष्य में मिली हुई है, इसकी आज तक इतिहासकारों ने भी कॉइन्स या इंस्क्रिप्शन किसी के आधार पर इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब आगे देखें, इंपॉर्टेंट इन्वेजन ऑफ पुष्यमित्र क्लैन। पुष्यमित्र वंश का आक्रमण, पुष्यमित्र जाति का आक्रमण। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल A caste named पुष्यमित्र attacked the Gupta Empire। कहा जाता है कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति का, गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हो गया। और माना जाता है कि पुष्यमित्र कोई एक लड़ाकू जाति थी, जनजाति रहेंगे जो भी हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। इन पुष्यमित्र जाति के लोगों ने गुप्ता साम्राज्य पर कुमारगुप्त शासन के अंतिम समय में आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्ता सन स्कंदगुप्ता है, दिस अटैक इज मेंशन्ड इन द भिटरी इंस्क्रिप्शन। कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, ये देखें, भितरी इंस्क्रिप्शन, इसमें पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि इस कुमारगुप्त के टाइम में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये मेंशन कहाँ पर है, ये स्कंदगुप्त के भितरी इंस्क्रिप्शन में है, भितरी अभिलेख में है, जो कि कुमारगुप्त का बेटा था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखें, अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्ता कॉइन्स शो दैट द परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्त के सिक्कों से ये पता चलता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ऑन द फेस ऑफ द अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, सिक्के पर एक तरफ फ्रंट साइड में जो देयर इज अ फिगर, आप देखें, ये देयर इज अ फिगर ऑफ अ हॉर्स टाइड टू अ sacrificial offering, and the back the legend Sri Ashwamedh Mahendra is inscribed on the face of the Ashwamedh type coins। जो फिगर मिलता है उसके आधार पर सिक्के को, एक सिक्का है जिसे अश्वमेध प्रकार का सिक्का कहा गया है। देयर इज अ फिगर ऑफ हॉर्स टाइड टू सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। और कहा जाता है कि ये एक घोड़ा है इस फिगर पर, जो कि एक यज्ञ यूप के, जो अश्वमेध यज्ञ यूप है, उस यूप के सामने बंधा हुआ है। और बैक साइड में द लीजेंड श्री अश्वमेध महेंद्र, और सिक्के के पीछे की साइड में उपाधि लिखी हुई, श्री अश्वमेध महेंद्र उपाधि लिखी हुई है। और कहा जाता है इसी आधार पर ये माना जाता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ चतुर्दिक विजयों के बाद अपनी चारों तरफ
की जीतों के बाद विजय के उपलक्ष्य में शासक अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। माना जाता है इस सिक्के के आधार पर कि इस कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आगे बढ़िए, आपने अब तक कुमारगुप्त की उपलब्धियां देखी, कुमारगुप्त के अचीवमेंट्स, और कोई मिलिट्री अचीवमेंट्स नहीं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इसी बात की है कि अपने पिता चंद्रगुप्त सेकंड और अपने पितामह समुद्रगुप्त के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था उसको इसने पूरी तरह से कुमारगुप्त ने बचा कर रखा। अब आगे देखिए आप स्कंदगुप्त का टाइम, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 455 टू 467, 455 से 467 ईस्वी। After the death of Kumargupta I, the reigns of the Gupta ruler came into the hands of his capable son स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट की मृत्यु के बाद उसके बेटे, योग्य बेटे स्कंदगुप्त के हाथों में कुमारगुप्त की सत्ता आई। इस गुप्त राजवंश की सत्ता स्कंदगुप्त के हाथों में आई। This period is considered very important from the point of view of political events. राजनैतिक कारणों से देखा जाए तो स्कंदगुप्त का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही भारत पर एक बर्बर जाति हुड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था, और ये हुड़ ऐसी जाति थी कि जिन्होंने पूरे रोम को बर्बाद कर दिया था। जिधर भी गए उधर ही इन्होंने पूरे देश को एक तरह से तबाही मचा दी थी, और उनका आक्रमण जब भारत में हुआ तो एक डर बना हुआ था। लेकिन पॉलिटिकल इवेंट से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कंदगुप्त ने उन हुड़ों को हरा करके देश से बाहर खदेड़ दिया था। ये बहुत मायने रखता है। रिसोर्सेज आप देखें, जिससे मैंने आपसे कहा था कि मैंने अभिलेख को अच्छे से दिया है, तो यहाँ पर भी इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप देखें। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त। This is the most important inscription of Skandagupta which has been found from Junagadh in Saurashtra, गुजरात। आज गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक जगह है जूनागढ़, यहाँ से जो अभिलेख मिला है स्कंदगुप्त के टाइम का, उसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। जूनागढ़ एक जगह है, सौराष्ट्र प्रांत था, आज गुजरात प्रांत में है। इन दिस द फर्स्ट डेट, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, इन द फर्स्ट डेट ऑफ हिज रूल इज इनग्रेव्ड गुप्ता संवत 136। स्कंदगुप्त के शासनकाल की पहली डेट गुप्त संवत 136 इस अभिलेख में लिखी हुई है, जो कि डेट 455 ईस्वी सिद्ध होती है। यानी गुप्ता अभिलेख 136 में स्कंदगुप्त शासन पर बैठा, ये इसकी पहली डेट है। ये कंफर्म है यहाँ से। इट इज नोन फ्रॉम दिस दैट स्कंदगुप्ता डिफीटेड द हुन्स। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया एंड अपॉइंटेड पर्णदत्त एज हिज गवर्नर या गोप्ता इन सौराष्ट्र प्रोविंस। स्कंदगुप्त ने गुप्तों को हुणों को पराजित करके अपने एक गवर्नर पर्णदत्त को, अपने एक व्यक्ति अधिकारी पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया, और गवर्नर को गुप्त शासन काल में गोप्ता कहा जाता था। पर्णदत्त को गोप्ता बनाया, गवर्नर बनाया हुणों पर विजय के बाद। ये जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से होती है। इन दिस इंस्क्रिप्शन द डिटेल्स ऑफ हिज वेल ऑर्गेनाइज्ड रूल, यहाँ से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने वेल ऑर्गेनाइज्ड रूल, शासन बहुत व्यवस्थित ढंग से किया। एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ऑफ सुदर्शन लेक, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया बाय द पुरपति चक्रपालित ऑफ गिरनार आर प्रिजर्व। और इसी में ये बातें सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, लिखी हुई हैं कि स्कंदगुप्त ने अपने पूर्वपति, यानी अपने गवर्नर, पूर्वपति जिसको कहा जाता था, चक्रपालित जो गिरनार के गवर्नर थे, उनकी मदद से, उनके जरिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील क्या है, आगे अभी आपसे डिटेल में इस पर बात करूंगा। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो शोज दैट एट द टाइम, ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि इस समय टाइम कैलकुलेशन वाज डन इन गुप्ता संवत। इस समय जो गुप्त साम्राज्य की डेट लिखी जाती थी, जो तिथि लिखी जाती थी, उसकी गणना गुप्त संवत में होती थी। एक शब्द लिखा मिलता है इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट है ये शब्द कहाँ लिखा मिलता है, गुप्त प्रकाले गणना विधाय। गुप्त प्रकाले गणना विधाय, ये शब्द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा मिलता है, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल की गणना, गुप्त साम्राज्य की गणना गुप्त संवत में होती थी। और पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर डिटेल में दिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट के पार्ट में कि गुप्त संवत का प्रवर्तन, गुप्त संवत का फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट था। 319
1920 एडी के आसपास। तो इस तरह आपने देखा कि जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है गुप्त साम्राज्य के लिए, गुप्त शासनकाल के लिए और स्कंदगुप्त के लिए। आगे देखें, बिहार पिलर इंस्क्रिप्शन, बिहार स्तंभ अभिलेख, द डेटलेस इंस्क्रिप्शन, ये तिथि विहीन अभिलेख है। इस फाउंड एट ए प्लेस कॉल्ड बिहार नियर पटना इन बिहार, बिहार में पटना के पास स्थित है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ गुप्ता किंग एंड सम ऑफिशियल्स टिल द नेम ऑफ स्कंदगुप्त। इस अभिलेख में स्कंद गुप्त राजाओं के और स्कंदगुप्त के टाइम तक के कुछ अधिकारियों के नाम भी लिखे मिलते हैं। ये बिहार पिलर में। इंदौर कॉपर प्लेट, इंदौर ताम्रपत्र में, इंदौर इज प्लेस लोकेटेड इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी। ये इंदौर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। द आर्टिकल कंटेन्स डिटेल ऑफ द वर्शिप ऑफ द सन, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि द आर्टिकल कंटेन्स डिटेल ऑफ द वर्शिप ऑफ द सन, सूर्य पूजा का इसमें उल्लेख है। एंड डोनेशंस मेड फॉर लाइटिंग लैंप्स इन द सन टेम्पल, और ये भी उल्लेख है कि सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए दान दिया गया था, इसका भी उल्लेख, यानी सूर्य पूजा का और सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। भितरी प्लस इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट ए प्लेस कॉल्ड भितरी इन सैदपुर तहसील इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। यूपी के सैदपुर तहसील, गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में एक भितरी जगह है, वहां से यह अभिलेख मिला हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इट डिस्क्राइब्स स्कंदगुप्त वार विद पुष्यमित्र एंड हुन्स, और इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों और हुणों से भी युद्ध हुआ था, हुणों के साथ साथ पुष्यमित्रों से भी युद्ध हुआ था। ये बात भितरी स्तंभ अभिलेख से पता चलती है। कहोम फिलर इंस्क्रिप्शन, कहोम स्तंभ अभिलेख, दिस इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड कहोम सिचुएटेड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इस अभिलेख मिलता है। और इस इंपॉर्टेंट है, दिस इंस्क्रिप्शन शोज दैट पर्सन नेम्ड मद्र हैड कंस्ट्रक्टेड द स्टैच्यू ऑफ 5 जैन तीर्थंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, इसमें एक मद्र नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है और पता चलता है उस मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। यानी इससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त के टाइम में सर्वधर्म संभाव था, जहाँ एक सूर्य मंदिर की पूजा का जिक्र मिलता है, यहाँ पर देखें सनवर्शिप का जिक्र मिलता है, तो यहाँ पर एक जैन तीर्थंकरों की मूर्ति बनवाए जाने का भी जिक्र मिलता है कहोम से। गढ़वा इंस्क्रिप्शन, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गढ़वा इन करछना तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में गढ़वा एक जगह है जहाँ से स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलता है, स्कंदगुप्त के काल का अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन ऑफ सुपिया, सुपिया का अभिलेख, द इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सुपिया सिचुएटेड इन रीवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सुपिया जगह से एक अभिलेख मिलता है जो स्कंदगुप्त का है। इन दिस द जेनियोलॉजी ऑफ द गुप्ताज इज फाउंड फ्रॉम द टाइम ऑफ घटोत्कच। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें घटोत्कच तक की वंशावली का जिक्र मिलता है, यानी जो गुप्त वंशावली मिलती है इसमें घटोत्कच का भी नाम मिलता है, जो गुप्त डायनेस्टी के सेकंड रूलर माने जाते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का नाम आता है और कहा जाता है कि लोग उस समय कुषाण शासकों के सामंत रहे होंगे और चंद्रगुप्त इन्हीं के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट का राज्य आया, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। और कहा जाता है श्रीगुप्त और घटोत्कच सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करते थे, इससे कहा जाता है ये सामंत रहे होंगे। और पहली बार जीनियोलॉजी में, गुप्तों के जीनियोलॉजी में ये इंस्क्रिप्शन ऑफ सुपिया के अभिलेख में घटोत्कच का नाम मिलता है। और आगे देखें इंपॉर्टेंट कि गुप्ता डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड घटोत्कच वंश, और यहाँ पर गुप्त राजवंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, ये घटोत्कच वंश कहा गया है सुपिया अभिलेख में, सुपिया मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। आगे देखें इंपॉर्टेंट, जिससे मैंने बात किया था सुदर्शन लेक की, रिकंस्ट्रक्टेड टू सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ये सुदर्शन झील का एक डिटेल आप साइट में समझ लें। सुदर्शन झील ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में बनवाई गई थी, और सौराष्ट्र प्रांत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सौराष्ट्र प्रांत में अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से सिंचाई की सुविधा के लिए इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और फिर आगे चल करके अशोक ने अपने गवर्नर, जिसको राष्ट्रीय कहा जाता था, यवन गवर्नर दुशासन के माध्यम से इस झील में एक डैम बनवाया, बांध बनवाया, और वहां से
एक कैनाल निकलवाई, नहरें निकलवाई थी अशोक ने, सम्राट अशोक ने। और ये बांध पहली बार शक महाक्षत्रप शक शासक रुद्रदामन के टाइम में, जिसका टाइम 130-150 ईस्वी के आसपास है, ये बांध टूट गया था। और कहते हैं कि शक शासक रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत खर्च से अपने राज्यपाल सुविशाख, गवर्नर सुविशाख के माध्यम से इस डैम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। और यहाँ तक आते आते स्कंदगुप्त के टाइम में कहा जाता है कि ये झील, ये सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया था। और कहा जाता है सुदर्शन झील बड़ी भयावह दुदर्शन दिखने लगी थी, जनता त्राही त्राही कर रही, परेशान थी। तो स्कंदगुप्त ने जनहित कल्याण में अपने साम्राज्य, अपने शासनकाल में एक भारी धन खर्च करके इस लेक को बनवाया था। ये डिटेल यहाँ पर है। द लास्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता रेन हैज बीन फाउंड हियर, इन व्हिच द डेट ऑफ गुप्ता संवत 448-467 इज मेंशन्ड। यहाँ पर एक चीज देखें आप, ये थोड़ा सा ये चीजें यहाँ से उठ के आ गई है। ये सुपिया अभिलेख का एक पार्ट है कि सुपिया अभिलेख ही ये लास्ट इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त के शासनकाल का, जिसमें 148 संवत, गुप्त संवत 148 जिसमें लिखा हुआ है, अर्थात 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का लास्ट टाइम है। ये बात सुपिया अभिलेख में है और यहाँ पर मेंशन हो गई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर कहिए। यहाँ से ये बातें हैं जूनागढ़ रिकंस्ट्रक्शन की, सुदर्शन लेक की। द जूनागढ़ inscription shows that during the reign of Skandagupta, due to heavy rains, the dam of the historic Sudarshan Lake broke. जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का जो डैम था, बांध था, वो टूट गया था। चक्रपालित नगरपति ऑफ गिरनार, चक्रपालित जो कि गिरनार के मेयर थे, जिन्हें नगरपति कहा जाता था, यानी गिरनार के नगरपति चक्रपालित थे। और सन ऑफ प्रणदत्त, जो कि प्रणदत्त के बेटे थे, गवर्नर ऑफ द सौराष्ट्र, और प्रणदत्त सौराष्ट्र के गवर्नर थे। यानी सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के बेटे चक्रपालित ने, जो कि उस समय नगरपति थे, गिरनार के मेयर थे, विद 2 months 2 महीने में बिल्ट बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सा धन खर्च करके, द डैम ऑफ दैट लेक वाज रिकंस्ट्रक्ट, इस समय उस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, दिस डैम वाज 100 hand लॉन्ग एंड 68 hand वाइड, लगभग 100 हाथ लंबा और 68 हाथ चौड़ा ये बांध बनवाया गया। इन 100 into 68 hand ये लिखा हुआ है, 100 गुणे 68 हाथ लंबा चौड़ा बांध ये गिरनार के पूर्वपति, नगरपति, मेयर चक्रपालित द्वारा, जो कि गवर्नर, सौराष्ट्र गवर्नर प्रणदत्त के बेटे थे, उनके द्वारा ये स्कंदगुप्त के टाइम में सुदर्शन लेक के डैम को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। मैंने सुदर्शन लेक के बारे में डिटेल बताया। वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी मैंने सुदर्शन लेक का वहाँ जिक्र किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अशोक के टाइम में जो नहरें निकलवाई गई, जो कैनाल निकलवाई गई, डैम बनवाए गए, उसके बारे में वहाँ पर जिक्र है। आप डिटेल में मौर्य शासन में पढ़ सकते हैं। देखें, हूण इन्वेजन, स्कंदगुप्त के टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हूणों का भारत पर आक्रमण। ये आप देखें, एक मैप भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मैप देखें। भारत में कहा जाता है कि कई हूण आक्रमण हुए, 3 तो माना जाता है। और पहला हूण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। और गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में क्या कहें, स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहला हूण आक्रमण हुआ। हूण्स वेर ए बर्बरिक ट्राइब लिविंग इन सेंट्रल एशिया। हूण एक जनजाति थी जो बर्बर जाति थी, एक बर्बर जनजाति थी जो मध्य एशिया में निवास करते थे ये। और कहा जाता है कि ये अपनी जनसंख्या जब वहां पर इनकी बढ़ने लगी तो अपने मूल निवास स्थान, जो इनका रहने की जगह थी, उसको छोड़ करके नए नए प्रदेशों की खोज में निकल पड़े। आगे जब बढ़े तो कह रहे हैं इनकी 2 शाखाएं हो गई, एक वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट, एक पश्चिमी शाखा और एक पूर्वी शाखा। जो पश्चिमी शाखा के हूण आगे बढ़े और उन्होंने इतनी अपनी बर्बरता दिखाई कि विध्वंस करते हुए आगे बढ़ते गए। और जब रोम पहुंचे तो कहते हैं इनके शक्तिशाली रोम साम्राज्य को भी इनके विध्वंस के कार्यों से बहुत गहरा धक्का लगा। यानी इन्होंने तबाही मचा दी रोम में, जो इसकी पश्चिमी शाखा थी। और इसकी पूर्वी शाखा के हूण आगे बढ़ते हुए
ऑक्सस नदी को पार करते हुए, उसका नदी घाटी को, ऑक्सस का जो एक दर्रा था, खैबर दर्रा, ऑक्सस कैप को पार करके, नदी घाटी को पार करके ये इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत उस समय स्कंदगुप्त का साम्राज्य था। बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कंदगुप्त की कि आगे देखें आप। द फर्स्ट अटैक ऑफ द हुन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण कर दिया। उनका जो मैंने एक आपको उनका बैकग्राउंड छोटा सा बताया, उसको आप नोट रखें। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट रखें कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का पहला आक्रमण हुआ। अकॉर्डिंग टू यूएन राय, इतिहासकार उदय नारायण राय के अनुसार, इट्स लीडर वाज खुशनेवाज। उनका मानना है यूएन राय जी का कि इनका जो नेता था इस हुण आक्रमण का, खुशनेवाज उसका नाम था। इट्स इन्वेजन मेंशन इन द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट, इस आक्रमण का उल्लेख भीतरी स्तंभ अभिलेख में हुआ है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख के बारे में पीछे आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। द हुन्स वर डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। हुण स्कंदगुप्त द्वारा हरा दिए गए। एंड वर ड्राइवन आउट ऑफ द कंट्री। और स्कंदगुप्त द्वारा हरा करके देश से बाहर खदेड़ दिए गए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी बात थी। द प्रूफ ऑफ दिस इज फाउंड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त। इसका इनके स्कंदगुप्त के विजय का प्रमाण, हुणों के हारने का प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। ये आप देखें इस फिगर में हुणों के 3 आक्रमण का उल्लेख है। और ये पहला आक्रमण होगा जो इन्होंने स्कंदगुप्त के टाइम में किया, ये आप देखें पार्ट। उसके बाद फिर हुणों ने आगे चल करके हुण शासक तोरमाड़, हुण शासक मिहिरकुल, इन लोगों ने भारत में बिल्कुल तबाही मचा दी। मिहिरकुल ने तो कश्मीर तक बिल्कुल तबाही मचा दी थी। और कहा जाता है कि ये गुप्त शासक नरसिंह गुप्त के टाइम में, बुधगुप्त के टाइम में इन शासकों का आक्रमण हुआ था। इनमें सबसे हुण शासक भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है उसमें तोरमाड़ और मिहिरकुल का मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हुणों के आक्रमण पर भी उन पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वर्षों तक गुप्त शासक ही नहीं, इसके बाद कई सालों तक हुणों का आक्रमण भारत पर होता रहा। लेकिन भारतीय शासकों ने लगातार इनको हराया। और कहते हैं कि गुप्त शासक नरसिंह गुप्त ने तो हुण शासक को जेल में, मिहिरकुल को जेल में डलवा दिया था और अपनी मां के कहने पर छोड़ा था। पूरी कहानियां मैं आपको हुण इन्वेजन के उस वीडियो में आपसे बात करूंगा। या मैप देखें, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जो शासक गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में उनका फिगर है। और हुण आक्रमण का एक चित्र है। उस समय हुण कहाँ से आए, कैसे, इन पर भी एक आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त पर मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और आपने अगर इसको ध्यान से शुरू से अंत तक देखा होगा तो आपको वैल्यूएबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर इसमें लगी होगी। आगे मैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि फाहियान पर और महरौली आयरन पिलर पर अपना वीडियो बनाऊंगा। इसके पहले मैंने एक कोशिश की है कि प्राचीन भारत का जो अर्ली टाइम से लेकर के साउथ इंडिया तक का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उनका एक खाका मैंने एक जगह पर बनाया है। उनका एक पूरा फिगर कि सारे राजवंशों के बारे में क्रम से एक क्रमवार पूरा डिटेल आपके सामने हो। तो मैं अगला वीडियो आपको पूरे प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का एक फिगर आपके सामने रखूंगा, उस पर बात करूंगा। और उसके बाद प्राचीन भारत के दक्षिण भारत, जिसमें चालुक्य राजवंश, वातापी के चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य, कल्याणी के चालुक्य, इन पल्लव, इन सब पर मैं आपसे बात करके एक एक डायनेस्टी पर एक एक वीडियो आपसे बनाता चलूंगा। और अगर मेरा वीडियो आप पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत आसानी से मिल सकूं और आपसे मुलाकात कर सकूं, आपसे अपनी वीडियो शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।